नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष बड़े भाई साहब कक्षा 10वीं का जो कोर्स बी कोर्स है उसमें पाठ है बड़े भाई साहब। पाठ के बारे में ब्रीफ में संक्षेप में बताऊंगी। उसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये। और इसमें बड़े भाई छोटे भाई दो भाइयों को उन्होंने इसमें लेकर उनका वर्णन किया है। और एक ग्रामीण परिवेश बताया है कि माता पिता बहुत गरीब हैं। अम्मा दादा करके वो बोलते खेती करके गुजारा करते हैं। और कभी उनके परिवार में कुल मिलाकर 9 सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए शहर भेजे हुए हैं। और वो एक हॉस्टल में रहते हैं बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब। दोनों में 5 साल का अंतर है। बड़ा भाई जो है 5 साल बड़ा है, वो कक्षा 9वीं में पढ़ता है। और छोटा भाई जो है मुझसे 5 साल छोटा है, कक्षा 5वीं में पढ़ता है। हॉस्टल में रहते हैं। पर ये जो छोटा भाई है चंचल है, कम पढ़ता है पर नंबर अच्छे ले आता है। और बड़े भाई साहब जो है वो दिन में पढ़ते रहते हैं। और जब पढ़ने से ऊब जाते हैं तो वो कहीं चित्र बनाते हैं, तितलियों के चित्र बनाते हैं कहीं, और कॉपी में कुछ लिखते रहते हैं। कभी कुछ शब्द लिखते हैं, कुछ वाक्य लिखते हैं। इस तरह से अपना समय पास करते हैं, समय निकालते हैं। छोटे भाई को खेलने कूदने का, तितलियाँ उड़ाना, कागज़ की तितलियाँ बनाना, उनको उड़ाना, छोटे छोटे कंकड़ उछालना, दीवारों पे चढ़ना उतरना, कूदना, फाटकों पे चढ़ के साइकिल चलाना, इस तरह के जो खेल हैं उसको खूब पसंद है। और उसका एक मित्र मंडली बन गई है। पर बड़े भाई साहब की किसी से कोई दोस्ती नहीं है, तो खेलने चला जाता है। पर धीरे धीरे जब ये खेलता है, खेल कर घर आता है, तो बड़े भाई साहब गुस्सा रहते हैं कि तुम खेलने में बहुत समय निकालते हो, पढ़ते नहीं हो। और जब रिजल्ट आया तो बड़े भाई साहब फेल हो गया और ये पास हो गया और प्रथम नंबर आया। तो अब इसके मन में थोड़ा सा घमंड आ गया कि अरे मैं तो फर्स्ट आ गया हूँ, प्रथम आ गया हूँ, और बड़े भाई साहब तो ऐसे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। थोड़ा सा घमंड आने के कारण थोड़ा सा आज़ाद हो गया। उनकी बातों को नहीं सुनता था, मना कर दिया करता था जो कुछ बोलते थे। उन्हें बहुत फील होता था। तो वो बोलने लगे कि तुम जो है प्रथम आ गए हो, ये बात ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अनुभव ज़्यादा है। आज प्रथम आ गए हो तो कोई बात नहीं है, तुम घमंड मत करो। घमंड अच्छों का नहीं रहा। पाठ में नाम दिए हैं, रावण का नाम दिया, शतांग का नाम दिया है, सहरूम का नाम दिया है जो रोम का शासक था। सब घमंडी थे बहुत, और किस तरह से उनका पतन हुआ है ये तुमको पता है। तो घमंड करना अच्छी बात नहीं है, पढ़ा करो ठीक से। मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमको सही बोलता हूँ, तुम खेलने में ज़्यादा समय बर्बाद करते हो। तो उसको थोड़ा ख़राब लगा और उसने सोचा कि ऐसे तो बोलते रहते हैं, मैं एक टाइम टेबल बना लेता हूँ। और उसने एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 6 बजे उठेगा, फ्रेश होगा, हाथ मुँह धोएगा, नाश्ता करेगा और पढ़ने बैठ जाएगा। स्कूल जाने से पहले वो गणित पढ़ लेगा, अंग्रेजी पढ़ लेगा, इतिहास पढ़ लेगा। और जब आएगा तो थोड़ा सा आधे घंटे करीब आराम करेगा, थोड़ा सा खेलेगा, और फिर रात 11 बजे तक पढ़ेगा। ऐसा उसने एक टाइम टेबल सेट कर लिया। परंतु वो टाइम टेबल तो बनाया पर उसको वो फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे शाम होती और स्कूल से आता तो दोस्त यारी दोस्त मंडली जो है वो घर के सामने मंडराने लगती, उसको बुलाने लगती, और उस समय वो अपना टाइम टेबल भूल जाता और फिर खेलने चला जाता। और खेल के आता तो फिर वही भाई साहब की डांट उसको पड़ती रहती थी। डरता भी था कि भाई साहब गुस्सा होंगे, पर खेलने उसके मन में की चंचलता जो है शांत नहीं होती थी, चंचल रहता था। डांट भी सुन लेता था और परंतु खेलना अपना बंद नहीं करता था। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि वो मतलब भाई साहब तो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर थे, फेल हो जाते थे। उनका कहना था कि वो अपनी नींव पक्की कर रहे हैं, और ये जो है कम पढ़ के पास होता था। 1 साल का अंतर है कि ये पहुंच गया 8वीं में और भाई साहब अभी भी 9वीं में ही थे। तो अब इसको लगा कि अब तो मैं भाई साहब की डांट नहीं सुना करूँगा, क्योंकि मैं अगले साल उनके बराबर हो जाऊँगा, वो पास तो हो नहीं पाते हैं। तो इसको बहुत अपने ऊपर घमंड सा आ गया, अभिमान आ गया। भाई साहब ने इसको महसूस किया कि ये जो है बहुत इस समय बिल्कुल मुझे कुछ समझते ही नहीं है, मेरे से बहुत जवाब तलब करता रहता है, ऐसा भाई साहब को लगा। तो उन्होंने उसको जो है एक बार खेल रहा था, वो खेलने में पतंग उड़ाने का शौक़ लग गया, घंटों घंटों पतंग उड़ाता। तो पतंग उड़ा के आ रहा था तो भाई साहब को बहुत गुस्सा आई इसके ऊपर। क्या तुम बाजारी लड़कों के साथ में, छोटे छोटे लड़कों मंडली के साथ में खेलते रहते हो? मुझे पता है तुम बहुत ज़हीन हो, ज्ञानवान हो, होशियार हो, पर ये कौन सा तरीका होता है?
ये तो कोई तरीका नहीं, तुम खेलने में बहुत सारा समय बर्बाद करते हो। मम्मा दादा कितनी मुश्किल से पैसे भेजते हैं, वो कितनी गरीबी में रहते हैं, क्या खाते हैं, ये तुम्हें पता है। और फिर वो उनको उदाहरण देने लगता है कि देखो तुम्हारी ये जो अक्ल है ना खेलने कूदने की, इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। तुम चाहो तो बहुत कुछ बन सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, और तुम अभी सोचते हो कि मैं फ़ेल हो जाता हूँ, अगले साल तुम, हो सकता है तुम, मैं फिर अगले साल फ़ेल हो जाऊँ, तुम पास हो जाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम अगले साल फिर मेरे से एक कक्षा आगे बढ़े जाओ। परंतु खुदा ने मुझे तुमसे 5 साल बड़ा रखा है। ईश्वर ने मुझे इसमें उर्दू शब्दों का थोड़ा ज़्यादा उपयोग हुआ है। तो 5 साल जो बड़ा किया है तुमसे, वो 5 साल का अनुभव तुम मुझसे नहीं छीन सकते हो। तो इसमें ये बताया कि अनुभव जो है वो, अनुभव का जो ज्ञान है वो शिक्षा के ज्ञान से ज़्यादा अच्छा रहता है, ये बताया उसमें, है ना। और फिर बड़े भाई साहब ने शिक्षा प्रणाली पर भी व्यंग किया उन्होंने, कि बच्चों को गणित में पढ़ाते हैं, ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कठिन कठिन प्रयोग करवाते हैं, भविष्य में उनका क्या उपयोग है, क्या सीखते हैं बच्चे उनसे। इतिहास में बादशाहों के नाम याद कराते हैं। ये शिक्षक भी बड़े निर्दयी होते हैं। और जो बच्चा अपने मन से लिखना चाहता है तो उसको भी नंबर नहीं देते, काट देते हैं, फेल कर देते हैं, है ना। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था किसी काम की नहीं है। तो कहता है, हमारे अम्मा वालों को देखो, अम्मा तो हमारी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु कितने अच्छे से घर को चलाती है, घर का मैनेजमेंट देखती है, उसके पास अनुभव का तो ज्ञान है। अब भले उनको ये नहीं मालूम हुआ कि अमेरिका में क्या ऐसी राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने शादी की थी, कितने विवाह किए थे, कितने बच्चे हैं, आकाश में कितने नक्षत्र होते हैं, हो सकता है उनको ये सब बातें ना पता हों, पर जो अनुभव की बातें हैं वो तो उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। और जो जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान है वो उनके पास ज़्यादा अच्छा है। अब तुम भी बीएड कर लो, डीएड लेड कर लो, पीएचडी कर लो, कुछ भी पढ़ सकते हो, परंतु व्यवहारिक ज्ञान यदि नहीं सीख रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई किसी मतलब की नहीं है। तुम्हारे प्रिंसिपल भी पीएचडी हैं, शिक्षित पढ़े लिखे हैं, 1000 रुपये उनको महीना मिलता है, तो तब भी वो अपना खर्च नहीं चला पाते हैं, कर्ज में रह जाते हैं कभी कभी। जब से उनकी मम्मा उनके साथ आई है, अम्मा आई है, तो उसने पूरे घर की व्यवस्था को संभाल लिया है, और अच्छे से अब उसी उसी पैसे में उनका खर्च चलता है, वो अच्छे से रहते हैं। तो केवल पढ़ लेना, नंबर ले आना ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो व्यवहारिक ज्ञान है जीवन का, वो आना चाहिए, जिसकी तुम्हारे अंदर कमी है। मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, तुम्हें पता है, तो मैं थप्पड़ मार के भी तुम्हें सिखा सकता हूँ। इतनी सब बातों को चुपचाप सुन रहा था, तब उसने रियलाइज़ हुआ कि सही में हमारे बाबा मम्मा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर वो कितने अच्छी तरीके से 9 लोग घर में थे, वो कैसे व्यवस्था चलाते थे, व्यवस्था कितनी गरीबी में हमें पढ़ा रहे हैं। तो मैं नंबर ले आ जाना, पास हो जाना इतना ही पर्याप्त नहीं, मेरे जीवन में कुछ और भी उद्देश्य है। और फिर वो कहते हैं बड़े भाई साहब, मान लो तो बीमार हो जाए और मैं ना हूँ यहाँ पे, तो अपने दादा अम्मा के अलावा तो उनके पास खबर भेजने के अलावा तेरे पास कोई चारा है। एक मैं यहाँ पे हूँ जो तुझे डांटता रहता हूँ, तुझे तेरा देखभाल करता हूँ, तुझे समय पर नाश्ता वगैरह खिलाता हूँ, तो तेरी पूरी केयर करता हूँ, तुझे अपना बड़े भाई की पूरी जिम्मेदारी निभाता हूँ। तो ये बातें तुझे क्यों नहीं समझ में आती? तू छोटा है तो छोटे जैसे क्यों नहीं रहना चाहता? अब देख रहा हूँ तेरा बड़ा घमंड बढ़ गया है, मुझे हमेशा अपमानित करता रहता है। तो बड़े भाई साहब की ये सब बातें उसके मन में बहुत अंदर तक, गहराई तक उतर गई, और उसको लगा कि भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस दिन जब उसमें उसको एहसास हुआ अपनी लघुता का, कि बड़े भाई साहब भले पढ़ने में फेल हो जाते हैं, पर जो अनुभव की बातें करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी जीवन मूल्य हैं, वो बड़े भाई साहब उसमें पूरे पारंगत हैं, पूरे निपुण हैं, वो सब उनको अच्छी तरीके से आता है। तो और लेखक ने उसने महसूस किया, उसने कहा गलती हो गई मुझसे, आगे से मैं कभी आपको जवाब नहीं दूंगा, और आप बिल्कुल बड़े हैं, मुझे आपको मारने का अधिकार है। और उस दिन उसने अपनी लघुता का, अपने छोटेपन का एहसास किया। और फिर लास्ट में हुआ है कि पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, और पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग कट गई है। सब बच्चों की मंडली जो है दौड़ रही है पतंग को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए। उसी समय पीछे से बड़े भाई साहब आते हैं, चूँकि उनकी हाइट अच्छी है, लंबे हैं वो, और डोरी को आसानी से पकड़ लेते हैं। पकड़ के उसको छोटे भाई को पकड़ाते हैं, और दोनों दौड़कर हॉस्टल की ओर पहुंच जाते हैं। मतलब जो खेल कूद में जो विजय का एक भाव है, वो बड़े भाई साहब की मदद से लेखक को प्राप्त हुआ। उस समय उसने बड़े भाई साहब के प्रति इसके मन में और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, और उसे लगा कि जो आयु है, वो आयु का जो अनुभव है उसे कोई नहीं मिटा सकता। वो आयु का अनुभव जो है वो व्यवहारिक ज्ञान से भरा हुआ था बड़े भाई साहब के अंदर।
तो अध्ययन हमको करना चाहिए, पर साथ साथ कुछ व्यवहारिक बातें हैं वो भी सीखना चाहिए। ये सब पाठ में अच्छी तरीके से बताया गया है। शिक्षा और जीवन के बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। शिक्षा अलग चीज़ है और जीवन को अच्छी तरह से जीना ही अलग बात है। भाई साहब थे तो उसको उठाते थे सुबह, उसके पढ़ने लिखने का टाइम टेबल बनाते थे, उसको अच्छी अच्छी बातें बताते थे, जीवन के कठिन कठिन पाठ सिखाते थे, किन कठिनाइयों से कठिनाइयों के आने पर, किन परिस्थितियों के आने पर हम अपने आप को उन परिस्थितियों से उबार सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सब बातें पाठ में बड़े भाई साहब के माध्यम से छोटे भाई ने सीखी है। तो बहुत अच्छा पाठ था और मुझे लगता है कि मेरे बताने से आप बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।